हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट। सो एनमैट 2022 रजिस्ट्रेशन हैव स्टार्टेड। क्या मेजर अपडेट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो होगा रिलेटेड टू एनमैट। विल बी कवरिंग मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक एज वेल। और क्या क्या कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताई जाएंगी। फॉर द टाइम बीइंग जो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है दोज आर लिस्टेड हेयर। आप चेक कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 1 अगस्त 2022 टू 10 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। एंड आपको अगर रीटेक लेना है, आपने एक एग्जाम दिया, आपका स्कोर जो है वो अच्छा नहीं आया, आपको दोबारा से देना है रीटेक के लिए। जो अपने पास डेट्स अवेलेबल है दैट इज फ्रॉम 11 अक्टूबर टू 16 दिसंबर। ये अपने पास रीटेक के रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन के जो डेट्स हैं दैट इज 1 अगस्त 2022 टू 10 अक्टूबर 2022। देन उसके बाद में शेड्यूलिंग अगर आपको करना है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, देन यू नीड टू शेड्यूल योर एग्जाम। तो उसके लिए भी डेट्स हमारे पास आ चुके हैं कि 1 अगस्त टू 13 अक्टूबर तक कि आपने रजिस्ट्रेशन करा, 10 अक्टूबर तक 13 अक्टूबर तक आप जो है उसका शेड्यूलिंग जो है वो कर सकते हो। देन उसके बाद में अपने पास अगर आपको शेड्यूलिंग को भी रीशेड्यूल करना है तो उसके लिए डेट्स अपने पास अवेलेबल है 1 अगस्त टू 16 दिसंबर। देन एग्जाम जो है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 19 दिसंबर तक चलेगा। मल्टीपल विंडोज में ये एग्जाम होता है और ये जो एग्जाम है वो आप 3 बार दे सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आप देना चाहते हो कि यार मैं 3 बार लेना चाहता हूँ एग्जाम और जो मेरा बेस्ट ऑफ द 3 होगा वो केस जो है वो कंसिडर कर लिया जाए, तो ऐसा जो है अगर मैं नारसी मुंजी को छोड़ दूँ तो बाकी सारे कॉलेजेस के लिए लास्ट ईयर एज ऑफ नाउ लास्ट ईयर का जो अपडेट था उसके हिसाब से अगर आप बेस्ट ऑफ 3 लेना चाहते हो तो आपका एलिजिबल होते थे आप बाकी कॉलेजेस के लिए। बट अगर हम नारसी मुंजी की बात करें तो नारसी मुंजी के लिए क्या हो रहा था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट का आपका स्कोर है दैट विल बी कंसीडर्ड द बेस्ट पॉसिबल स्कोर। अगर आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट ले रहे हो फॉर नारसी मुंजी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एज ऑफ नाउ इस पर कोई एग्जैक्ट अपडेट अवेलेबल नहीं है, जैसे ही वो अपडेट आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लास्ट ईयर का जो सिनेरियो था वो यही था कि नारसी मुंजी के लिए अगर आप एनमैट जो है वो पेयर कर रहे हो नारसी मुंजी के लिए तो उसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट का ही स्कोर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। एंड अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया एंड आप एग्जाम देने नहीं गए तो भी वो एग्जाम जो है वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एग्जाम जो फिल करा, आपको लगा कि यार नहीं मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, मैं आप एग्जाम देने नहीं जाते हो, ये सोचकर कि यार मैं अगला जो अटेम्प्ट एक्चुअल में दूंगा वो मेरा कंसीडर कर लिया जाएगा। नहीं, वो आपका पहला जो अटेम्प्ट होगा वो काउंट कर लिया जाएगा इवन इफ आप जाते हो या नहीं जाते हो। नो शो के केस में भी वो पहला अटेम्प्ट आपका कंसीडर हो जाता है। तो मेक श्योर आप डिसीजन उसी हिसाब से लेना। एंड जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि यार क्या सेंटर पे जाकर दें या फिर घर से ही हमें दे लेना चाहिए। देखो घर पे कई बार बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो इंटरनेट स्टेबिलिटी है वो ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअल में एग्जाम दे पाओ या घर पे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो यही रहता है कि आप घर से ना देकर सेंटर पे प्रेफर करो। अगर सेंटर पे आपको स्लॉट मिल जाता है तो वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा। पूरा एक एग्जाम का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो वहाँ पर आपको तो आपका एफिशिएंसी जो वो ज़्यादा आएगा घर के रिस्पेक्ट में। तो बेटर होगा कि वहीं पे जाके दो। बट अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको घर से ही देना होगा। तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी अपने स्लॉट्स जो है वो पिक कर लेना, क्योंकि स्लॉट्स जो है वो फुल हो जाते हैं तो उसके बाद में बड़ी मुश्किल से आपको फिर जो अपने डिज़ायर्ड विंडोज़ है ना वो अपने को नहीं मिलते। तो पहले से जितना जल्दी हो सके वो अपने स्लॉट्स जो है वो डिसाइड करके उसी अकॉर्डिंग जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन है आप कर लेना, बेटर रहेगा। अननेसेसरी बाद में जो आप चाहते हो जिस दिन आप फ्री हो उस टाइम पे आप एग्जाम नहीं दे सकते, या जिस टाइम पे आपको लग रहा है यार आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाता तब आप एग्जाम नहीं दे पाते, तो वो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। अब इसके बाद में जो एग्जाम है 10 अक्टूबर टू 19 दिसंबर चलेगा। रीटेक का शेड्यूल ये हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले फॉर्म फीस के रिलेटेड कि जो फॉर्म फीस है वो 2800 प्लस टैक्सेस है, टैक्सेस अलग से है। अगर आपको रीटेक लेना है तो देखो सबसे पहले 2 प्रोसेसेस है। एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि आपने एनमैट के लिए रजिस्ट्रेशन करा, देन उसके बाद में दूसरा प्रोसेस है आपको कॉलेजेस के लिए अलग से अप्लाई करना होता है। अब आप ये मत सोचना कि यार मैंने एनमैट के लिए अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो कॉलेजेस एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके बीच में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो आपको एनमैट के थ्रू नारसी मुंजी में अप्लाई करना है तो नारसी मुंजी का आपको फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। मान लो आपको केजेस मैया में अप्लाई करना है तो आपको केजेस मैया के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। मान लो आपको तापनी के लिए अप्लाई करना है, एसपी जैन के लिए करना है या एसडी बकोनी के लिए करना है, तो जिसके लिए भी आपको अलग से अप्लाई करना है कॉलेज का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। देन उसके बाद में अगर आप रीटेक ले रहे हो तो रीटेक में भी वही प्रोसेस है कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा एनमैट का तो दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा। दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद में कॉलेजेस का एग्जाम फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा सो दैट आपके स्कोर्स जो है वो एक्सेप्ट किए जाए। तो ये रीटेक का और ये फॉर्म फीस का, ये अगर रीटेक ले रहे हो तो भी आपका 2800 प्लस टैक्सेस फीस लगेगा, और अगर आप फॉर्म फीस जो पहली बार भर रहे हो तो भी आपको 2800 प्लस टैक्सेस जो लगेगा। देन अगर आपको एडिशनल स्कोर रिपोर्ट देना है तो अब एनमैट क्या कर रहा है कि आपको 5 कॉलेजेस को आप फ्री में भेज सकते हो। मान लो आपने 5 कॉलेजेस भरे ABCDE, तो पहले 5 जो कॉलेजेस के लिए आप अपने स्कोर भेजना चाहते हो वो फ्री है, आपको अलग से पैसा नहीं लगेगा। कॉलेज का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा, दैट वाज ऑब्वियस। जैसे केजेस मैया है आपको भरना है, केजेस मैया का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। बट जो एनमैट का स्कोर है कि एनमैट जो है वो स्कोर केजेस मैया को भेजे आपको कंसिडर करने के लिए, तो वो पहले 5 कॉलेजेस के लिए फ्री है। एनमैट कहता है कि मैं पहले 5 कॉलेजेस को फ्री में आपका स्कोर जो है वो भेज दूंगा।
बट अगर आपको है कि यार मुझे 6 कॉलेज में भी अपना स्कोर जो भेजना है तो उसके लिए 300 प्लस टैक्सेस अप्रॉक्स 350 रुपये आपको और पे करना पड़ेगा पर कॉलेज जिसको आप अपने जो स्कोर्स हैं वो भेजना चाहते हो। देन रीस्केड्यूल का जो प्रोसेस है 1200 प्लस टैक्सेस है। अगर आपको है कि मुझे रीस्केड्यूल जो है वो करना है तो आप रीस्केड्यूल जो है वो कर सकते हो। वैसे होता क्या है ना, जैसे मान लो आपने कोई डेट डिसाइड करा, उस डेट पे आप अवेलेबल नहीं हो, आपको लग रहा है यार कुछ प्रॉब्लम है मैं नहीं जा सकता, या घर पे कुछ फंक्शन आ गया, या बीमार हो, कोई भी प्रॉब्लम है आप नहीं देने जा सकते, तो आप जो एग्जाम है वो रीस्केड्यूल जो है वो कर सकते हो। तो रीस्केड्यूल के केस में होगा, मान लो आपका कल एग्जाम है तो आप जो एग्जाम है वो रीस्केड्यूल करके किसी और दिन पे रख लोगे तो उसका जो चार्जेस है वो 1200 प्लस टैक्सेस है। वो भी ऐसा नहीं कि फ्री है कि भाई आपने कैंसिल कर दिया जब मन किया और उसके बाद आप बोलो कोई और डेट मुझे मिल जाए, वैसा नहीं होगा। आपको रीस्केड्यूल करना पड़ेगा प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, 1200 प्लस टैक्सेस जो है वो आपका कॉस्टिंग आएगा। देन थोड़ा सा सिलेबस रिलेटेड बात कर लेते हैं। एनमैट ने क्लियरली सिलेबस जो है वो बताया हुआ है। आप सिलेबस यहाँ पे चेक करोगे, अपने पास में है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में कुछ जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा फॉर्मेशन, एरर, सेंटेंस करेक्शन और एनालिसिस। एनालिसिस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। टोटल 28 मिनट्स का ये पेपर होता है और ये जो एग्जाम है ये पूरा का पूरा अडेप्टिव एग्जाम है। अडेप्टिव एज इन ऐसा होता है कि आपका परसेंटाइल के बेसिस पे जजमेंट नहीं हो रहा कि आप बाकी स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हो, उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस जो है वो जज नहीं होता। आपका परफॉर्मेंस जज होता है आपकी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। मतलब मान लो आपने इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया और वन एट ए टाइम आप क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे। ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आया आप उसको स्किप कर दो और आप सोचो यार अब मैंने पहला क्वेश्चन जो वो स्किप कर दिया है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन जो भी मुझे इजी लगेगा मैं वो अटेम्प्ट करूंगा। वैसा नहीं होता अडेप्टिव में। अडेप्टिव सिंपली मीन्स दैट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा वो आपको अटेम्प्ट करना होगा, चाहे आपको वो आता हो चाहे आपको नहीं आता हो। अगर आता होगा तो आप करेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करोगे ऑब्वियसली, एंड अगर नहीं आता होगा तो मे बी आपको गैस वर्क करना पड़े, तो वो आपको करना होगा। आप स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो अडेप्टिव पेपर है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप अपना स्पीड मेंटेन करके चलो। आपको कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप इजी क्वेश्चंस को गलत करोगे ना तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बहुत रिड्यूस होता है। आप इजी क्वेश्चन से बेटर पे मूव करो, बेटर से और ज्यादा बेटर पे मूव करो। जैसे जैसे आप बेटर क्वेश्चंस पे मूव करोगे और अगर उनको आप सही करते हो तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा जंप ले लेता है। और अगर आप बहुत ज्यादा इजियर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को गलत करते हो तो स्केलिंग जब होगा, जब स्केल्ड स्कोर बन के आता है तो कम गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो। बट अगर आप इजी क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो तो फिर आपका स्कोर बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। तो अपना कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, अपने को चीजें आती होनी चाहिए, तो ही आप इजी, मीडियम लेवल या इवन हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी इजीली क्रैक कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें अटक जाओ, क्योंकि बात यह है ना कि आपके पास में अगर 28 मिनट का टाइम है और 36 क्वेश्चन है, मान लो आप 20th क्वेश्चन पे आकर फंस गए हो और आपका 20th क्वेश्चन पे ही टाइम ओवर हो गया, आप सारे क्वेश्चंस भी नहीं देख पाए, तो उसका बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ता है। हमें लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना होता है अडेप्टिव पेपर में कि हम लोग जो है वो स्कोर जो है एक अच्छा कर ले। और ऐसा भी ना हो कि हम लोग तुक्के मारते मारते इतना जल्दी आगे बढ़ गए कि 28 मिनट जो है वो ओवर हो चुके हैं, 28 मिनट जो है वो भी ओवर नहीं हुए और मेरे क्वेश्चन सारे ओवर हो चुके हैं। मान लो 5 मिनट बचे हो, मैं 36 क्वेश्चन को आगे 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 करके बढ़ चुका हूँ, अब 5 मिनट बचे, अब भाई मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है करने को, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो स्पीड मेंटेन करके चलना होता है अडेप्टिव में। यहाँ पर पिक एंड चूज वाला सिस्टम नहीं होता। आपको एक क्वेश्चन देखेगा स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन उसके बाद अगला, देन उसके बाद अगला, इस तरह से। देन अपने पास एलआर आता है, एलआर रहेगा फिर से 36 क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज स्किल्स में, एलआर में हमारे पास फिर से 36 क्वेश्चंस है, क्वांट्स में फिर से 36 क्वेश्चंस है। एलआर के लिए अपने को जो टाइम मिलता है दैट इज 40 मिनट्स। और एलआर के जो टॉपिक्स हैं कैट स्पेसिफिक जैसे एलआर डे आता है वैसा नहीं आता है। एनमैट का जो एलआर पोर्शन है वो अलग है। कैसे अलग है? इसमें क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, वर्बल रीजनिंग का पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, दैट अपने पास में एपी आता है, देन डिडक्शंस रहेंगी, देन अदर रीजनिंग जो है वो ये हमारे पास में चीजें रहती है। मैं अलग से एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जिसमें डिटेल में ये सारे टॉपिक्स आपको लिस्टेड हो जाएंगे, आप डिटेल जो है वो रीड कर पाओगे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। क्वांट्स में अपने पास नंबर प्रॉपर्टीज, नंबर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, बेसिक लेवल के बनते हैं बट बनते हैं। हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए सो दैट हम सर्वाइव कर पाए, अच्छा स्कोर हम लोग लेकर आ सकते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बट यहाँ पर टाइम भी ज्यादा है, 52 मिनट्स है। देन उसके बाद अरिथमेटिक अलजेब्रा अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर भी क्लियरली एनमैट ने बोला है उनकी साइड पे, लास्ट ईयर भी था कि ज्योमेट्री नहीं आएगा, इस ईयर भी है ज्योमेट्री नहीं आएगा, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि कोई भी क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से नहीं मिलेगा। तो जो लोग कैट का ज्योमेट्री करने में परेशान रहते हैं उनके लिए भाई अच्छी बात है कि आपको एनमैट में ज्योमेट्री नहीं करना है, विदाउट ज्योमेट्री आपका काम चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीआई के डिफरेंट चार्ट्स, भाई टेबल चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार ग्राफ है, उनके ऊपर क्वेश्चन जो बनते हैं और साथ साथ डाटा सफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैनेजेबल होता है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो डाटा सफिशिएंसी बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। बट यस आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो भैया प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देने होंगे। हम लोग ईजी भी मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। बहुत जल्दी आपको अपडेट मिलेगा इसके रिलेटेड कि कितना फीस है,
कितने मॉक्स होंगे, सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। अलग से वीडियोस, अभी मैंने बोला कि ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, इसमें और वीडियोस बनेंगे। कब हमें एग्जाम जो है वो लेना है, कौन सा स्लॉट बुक करना चाहिए, प्रेफरेबल रहेगा, किसने कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उसके लिए कौन सा स्लॉट जो है वो बेटर रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, अभी और वीडियो अलाइन है, जैसे जैसे अपडेट्स और आते रहेंगे एनमैट के साइड से मैं आपको शेयर करता रहूँगा। दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू कैन आस्क मी। एंड अगर आपको कोर्स रिलेटेड कुछ पूछना हो, अभी भी हमारा कैट बैच 3 के एनरोलमेंट्स ओपन है, अगर उसके रिलेटेड भी आपको कुछ पूछना हो, मेरा नंबर डिटेल में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।